जो 60 साल के अंदर अपने पूंजी को मात्र 5 करोड़ से 39 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर चुका हो। We belong to that great life insurance corporation of India. दुनिया में LIC का जो पॉलिसी होल्डर है, अगर आबादी के हिसाब से देखा जाएगा, दिस इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वही हमारी बीमा धारकों की संख्या है। यूरोप में कई सारे देश हैं जिनका आबादी LIC का पॉलिसी होल्डर का आधा भी नहीं होगा। तो मैंने इनको विनम्रता से पूछा, क्या IPO खत्म हो गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, IPO तो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को कहा गया है आपसे बात करके इस धारणा को खत्म कर लेने के लिए, कॉल ऑफ करने के लिए। मैंने कहा वो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि IPO बंद नहीं हुआ है। LIC को बेचने की जो साजिश वो खत्म नहीं हुआ है, तो फिर LIC को राष्ट्रीयकृत उद्योग में सुरक्षित रखने के लिए हमारी जो संघर्ष है, वो संघर्ष कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ साथी जो हमारे साथ जॉइंट फ्रंट में अभी भी है, जिनका हम लोग आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, LIC मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने सोचा कि धरना में जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारी तो आदत पुरानी है संघर्ष में जाने की, AIA का जहां तक सवाल है। हमने कहा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1989 में जब किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या है, उस समय हमारी संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FMRI के साथ 1989 में भटनागर जी के नेतृत्व में यही दिल्ली में एक कन्वेंशन आयोजित किया था। यह कहा था हमें LIC का निजीकरण कभी पसंद नहीं है। 1989 हम अकेले थे। कॉमरेड गीता सांत यहां बैठी हुई है, हमारी जुझारू साथी। वो शायद कहेगी मैं अकेले ही चला था मंजिले सफर में, लोग जोड़ते गए कारवां बनता गया। और 1989 में जो संघर्ष का बिगुल हमने खुद फूंके थे, हमने संघर्ष करते गए, संघर्ष करते गए, सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई, कोशिश होता रहा LIC को बेचने के लिए। लेकिन लगातार 27 साल का लंबी संघर्ष के बाद आज भी हम लोग ये निश्चित किए हैं कि आज भी the LIC continues to remain in the domain of the public sector। इसलिए अकेले संघर्ष करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस बात का बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में आज ये धारणा आयोजित होने से पहले इस धारणे की मैसेज कम से कम जिसको हम लोग बताना चाहते हैं उस भारत सरकार को पहुंच चुकी है। तो लेकिन जो सबसे बुनियाद फंडामेंटल क्वेश्चन है, हम ये धारणा क्यों कर रहे हैं? हमारे बरेली के साथियों को, हमारे कानपुर के साथियों को, हमारे रोहतक के साथियों को, हमारे चेन्नई के साथियों को, हैदराबाद के साथियों को दिल्ली आकर के यहां बैठने का कोई शौक नहीं था। हमने भारत सरकार को, LIC मैनेजमेंट को बार बार यह समझाने की कोशिश की कि LIC में IPO लाने का मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो 40 करोड़ बीमा धारक हैं उनके साथ धोखाधड़ी होगा। हमने भारत सरकार को, LIC मैनेजमेंट को यह बताने की कोशिश की, बार बार कोशिश किया कि LIC में IPO का मतलब होगा कि इस देश की जनता के साथ धोखाधड़ी होगा।
और हम लोग केवल भाषण के लिए नहीं कह रहे कि हमने कहने की कोशिश की। आप पढ़े होंगे वो चिट्ठी AIA का। We wrote a letter to the Honorable Finance Minister of India, मैडम निर्मला सीतारमण। आप पढ़े हैं ना? हमने फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा AIA के तरफ से, जॉइंट फ्रंट के तरफ से, कि IPO के बारे में, LIC के निजीकरण के बारे में हमारी जो राय है आपके सामने रखना चाहते हैं। 30 साल से, 50 साल से, 60 साल से इस उद्योग में हम लोग काम कर रहे हैं। We want to tell you as to why IPO is not good for the people of India। हमें डिस्कशन में बुलाने की तो दूर की बात, उस चिट्ठी को एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। हमने LIC चेयरपर्सन को चिट्ठी लिखा जॉइंट फ्रंट के तरफ से, AIA के तरफ से ये बताने की कोशिश की LIC IPO के सवाल पर एक स्पेशल सेशन आप बुलाओ। हम ये डिस्कस करके आपको बताना चाहते हैं कि क्यों IPO LIC के लिए सही नहीं है, पॉलिसी होल्डर के लिए सही नहीं है, देश की जनता के लिए सही नहीं है, देश के आर्थिक विकास के लिए भी सही नहीं है। डिस्कशन तो दूर की बात, उस चिट्ठी को एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर और चेयरमैन को तो छोड़ दीजिए, जब 2021 का बजट पेश करते हुए LIC IPO लाने के उद्देश्य में सरकार ने कुछ कदम उठाई और हमें पता चला कि LIC में बदलाव करने के लिए LIC एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके बजट प्रस्ताव में, बजट प्रपोजल्स में कुछ मूव किया जा रहा है। तो हमने लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी AIA की तरफ से। आप पढ़े हुए ना, हमारे मीडिया के भी दोस्तों को हम लोग दिए थे वो चिट्ठी। हमने भारत सरकार को यह बताने की कोशिश किया, लोकसभा स्पीकर को यह आग्रह किया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में हमारे पार्लियामेंट में एक विशेष कानून के तहत LIC को बनाया गया था ना। LIC was created by an act of parliament, और उस कानून में यह कहा गया था कि LIC के ऊपर जो मालिकाना वो भारत सरकार की ही रहेगी। LIC को बनाने के लिए जो पूंजी की जरूरत था, उस पूंजी भारत सरकार ही दी थी 1956 में। हमने कहा लोकसभा के स्पीकर को कि क्योंकि LIC को पार्लियामेंट के एक विशेष कानून के तहत बनाया गया था, LIC के कैपिटल स्ट्रक्चर में, LIC के पूंजी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आप कुछ छेड़खानी करना चाहते हो, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तो LIC एक्ट का अमेंडमेंट होना चाहिए। बिना LIC एक्ट का कोई अमेंडमेंट, इसका मतलब ही नहीं होता है, वो पार्लियामेंट के साथ धोखाधड़ी होगा, वो हमारे डेमोक्रेसी के साथ, हमारे जनतंत्र के साथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ एक धोखाधड़ी होगा। लेकिन कौन सुन रहा है? जब विदेश में जा रहे हैं मुखिया जी, तब कह रहे हैं इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। लेकिन हमारे देश में जिस LIC को पार्लियामेंट ने बनाया था, उस LIC का स्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज करना है तो पार्लियामेंट में बैठ करके LIC एक्ट में कुछ बदलाव लाते हुए वो चेंजेस लाना चाहिए था। हमने सरकार को कहा कि केवल चेंजेस के लिए नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के आर्थिक विकास में, भारत के सामाजिक विकास में LIC की जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसके मद्देनजर LIC में अगर कोई चेंजेस लाना है उसको आपको, तो उसके लिए एक व्यापक रूप से एक विचार विमर्श होनी चाहिए। हमने कहा कि आप बजट प्रपोजल में LIC का चेंजेस को अगर डाल दोगे तो कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो पाएगा।
हमने कहा पार्लियामेंट में एक्ट में बदलाव लाइए, उस कानून को स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, स्टैंडिंग कमेटी में डिबेट होगा, एनालिसिस होगा, तब तय होना चाहिए कि एलआईसी एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं किया गया। हम समझते हैं अगर एलआईसी मैनेजमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर भारत सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, गैर जनतांत्रिक तरीके से एलआईसी का कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हुए, बदलाव लाते हुए एलआईसी आईपीओ अगर लाने का सरकार कोशिश कर रही है, इसका मतलब है कि सरकार की जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी, वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसके बारे में बेहतरीन ढंग से हमारे इस धारणा के उद्घाटक कॉमरेड प्रोफेसर सुरजीत मजुमदार आपको जानकारी दे रहे थे। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से हम ये मानते हैं, एलआईसी आईपीओ का मतलब, एलआईसी में इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब, एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, एलआईसी में विनिवेशीकरण का मतलब, ये हमारे एलआईसी का जो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था, एलआईसी बनाने के समय हमारे जो महान उद्देश्य था, उस उद्देश्य का बर्बाद करने का मतलब है एलआईसी में इनिशियल पब्लिक ऑफर। पिछले 65 साल से ज्यादा समय लेकर के 1956 से लेकर आज तक एलआईसी ने जनता की जो आस्था, जनता की जो विश्वास अर्जित किया है, एलआईसी में आईपीओ लाने का मतलब, एलआईसी में विनिवेशीकरण का मतलब, जनता के इस विश्वास, उस कॉन्फिडेंस के साथ धोखाधड़ी करना है। हम एलआईसी के किरानी बाबू पीएन होने के नाते ये गर्व से बताना चाहते हैं पूरे देश की जनता को, 1956 में भारत सरकार ने एलआईसी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया पूंजी दिया था। 5 करोड़। उस 5 करोड़ पूंजी को निवेश करते हुए, जनता की गाढ़ी कमाई को, बचत को इकट्ठा करते हुए, उस पैसे को निवेश करते हुए पूरे ईमानदारी के साथ जो 5 करोड़ पूंजी से एलआईसी अपना कारोबार शुरू किया था, आज उस पूंजी का परिमाण हमारे चलते, हमारे एजेंटों के चलते, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के चलते, हमारे ऑफिसर्स के चलते और हमारी पॉलिसी होल्डर्स के कंट्रीब्यूशन के चलते वो 5 करोड़ आज 29 लाख करोड़ में पहुंच गया है। और हम ये गर्व से बताना चाहते हैं, मुझे मालूम नहीं भारत सरकार को पता है कि नहीं, लेकिन हम एलआईसी के कर्मचारी गर्व से बताना चाहते हैं, केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया के पैमाने पर कहीं भी ऐसा कोई संस्थान नहीं है, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, कहीं भी ऐसा संस्थान नहीं है, पब्लिक सेक्टर हो या निजी क्षेत्र हो, जो 60 साल के अंदर अपने पूंजी को मात्र 5 करोड़ से 39 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर चुका हो। We belong to that great life insurance corporation of India। लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है आईपीओ लाने के लिए? सरकार 3 तर्क दे रही है। पहला तर्क है, अगर शेयर को बेचा नहीं जाएगा, एलआईसी का विनिवेशीकरण नहीं होगा, तो फिर एलआईसी का विकास के लिए पैसे कहां से आएगा? पहला तर्क है ना। दूसरा तर्क दी जा रही है कि कुछ शेयर होल्डर अगर एलआईसी में आकर के बोर्ड रूम में नहीं बैठेंगे, तो एलआईसी का जो कार्यशैली है उसमें कोई पारदर्शिता आने वाला नहीं है, ट्रांसपेरेंसी आने वाला नहीं है। तीसरा तर्क दे रहे हैं कि एलआईसी के पास तो मात्र 40 करोड़ बीमा धारक हैं। कहा जा रहा है मात्र 40 करोड़ बीमा धारक।
40 करोड़ बीमा धारक का मतलब क्या है कॉमरेड? दुनिया में LIC का जो पॉलिसी होल्डर है, अगर आबादी के हिसाब से देखा जाएगा, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वही हमारी बीमा धारकों की संख्या है। यूरोप में कई सारे देश हैं जिनका आबादी LIC का पॉलिसी होल्डर का आधा भी नहीं होगा। लेकिन भारत सरकार देश की जनता को यह बताने की कोशिश कर रही है, कुछ पॉलिसी होल्डर तो आपके पास हैं, लेकिन शेयर अगर नहीं बेचा जाएगा, जो आम जनता है वो LIC का मालिक कैसे बन पाएगा? वंडरफुल लॉजिक दी जा रही है। पहला लॉजिक जो सबसे बड़ा मजाक है हमारे साथ, ये कहा जा रहा है कि अगर शेयर नहीं बेचा जाएगा बाजार में, तो फिर LIC की विकास के लिए, LIC की विस्तार के लिए पैसा कहां से आएगा?